हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू और आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो। और आज हम लोग वापस से लेके आए हैं नीट 2025 के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट लेक्चर। एक लेक्चर में सारे कंसेप्ट्स पूरे एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ के रख देंगे। आप बोलोगे यार मोशन इन अ प्लेन आपने पहले डाल दिया, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो रहा है? वो क्या है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिटेल लेक्चर्स चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसका वन शॉट लेके आ। फिर आई वाज लाइक ठीक है, एक बार सीरीज कंटिन्यू कर रहे तो सारे चैप्टर्स कर लेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स एंड डायमेंशन सब कुछ आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बट एक बात ध्यान देना है कि प्लीज मोशन इन अ प्लेन जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअली मैंने उसको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो समवेयर ओवर हियर आपको भी आई बटन दिख जाएगा और आप उनको क्लिक करके मोशन इन अ प्लेन देख सकते हो। तो बिना किसी वक्त जाया किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है पीपल। सो चलो लेट्स स्टार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वन शॉट काइनेमैटिक्स 1D। ओके तो चलो एनसीईआरटी को हम लोग समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो यहां पर जो लाइंस बोली है वो है बेसिकली यहां पर मोशन को उन्होंने डिफाइन करने के लिए बोला है और मोशन को समझने के लिए बोला है। तो ये बेस आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप इसको बस रीड कर लेना, इसको आप रीड कर लेना। नथिंग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, इन्होंने बस बेसिकली क्या है मोशन के थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन। ठीक है पीपल, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी इधर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। दैट इज यहां पर उन्होंने बोला दैट मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। यहां पर उन्होंने मोशन को यहां पर उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। इसलिए अभी हम लोग काम करेंगे कि हम लोग एक सेकेंड पीपल, हाँ हम लोग ब्लैंक स्लाइड में जाएंगे और ब्लैंक स्लाइड में जाने के बाद इसको और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है पीपल, और समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड पीपल, मैं जस्ट अपना ये एडजस्ट कर लूं जिससे कि हम लोग को एक अच्छा ब्लैंक स्लाइड मिलेगा। यस ओके, चलो हम लोग समझते हैं मोशन और रेस्ट क्या होता है। फर्स्ट हम लोग को समझते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है, मोशन, और सेकंड चीज है हम लोग को रेस्ट समझना है। रेस्ट क्या होता है, ये मोशन और रेस्ट एक बार आपने समझ लिया ना, देन आपको ना बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर समझने के लिए। ये मोशन और रेस्ट जो है ये आपके एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये आपके एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये आपके रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स देखा होगा तो हम लोग को, मुझे पता है कि मुझे पता है कि यहां पर मैंने मोशन को और रेस्ट को मैंने बहुत डिटेल में मैंने कवर कर दिया था। बट ये वन शॉट लेक्चर होने के कारण मैं यहां पर बस क्या कर सकता हूं, आपको जिस्ट दे सकता हूं। तो अगर आपको डिटेल लेक्चर्स देखना है तो आप देख सकते हो। तो यहां पर एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, रिलेटिव टर्म्स है। ये रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि दिस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। अभी ये रेफरेंस पॉइंट क्या है बताता हूं। ऑन रेफरेंस पॉइंट हो सकता है और डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, या डिफरेंस ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑल्सो, या डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, हम लोग कौन से फ्रेम में बैठे, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी आप बोलोगे ये सब क्या बोल रहे हो, बताते हैं। अभी देखो क्या होता है ना कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं अगर क्या कर रहा हूं कि मैं अभी चल रहा हूं, मुझे पता मैं अभी मोशन में हूं और मुझे दिख रहा है कि ये जो सामने जो कैमरा बैठा है वो मेरे लिए पीछे जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, मतलब मैं टाइम के साथ आगे बढ़ रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि वो कैमरा पीछे जा रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मेरे लिए जब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं खुद को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, मेरे लिए वो कैमरा पीछे जा रहा है और मैं कब बोलूंगा कि ये जो कैमरा है वो मेरे लिए मोशन में है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? यस। अगर मैंने क्या किया, अगर समझो ये मेरे पास जो लैपटॉप है, मैं लैपटॉप देता हूं, ये मेरे पास जो लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप ऐसा मैंने पकड़ के रखा है और ये जो लैपटॉप है, अगर समझो मैं लैपटॉप के साथ यहां पर मैं ऐसे हिल रहा हूं, तो मेरे लिए तो लैपटॉप हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो लैपटॉप अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा टाइम के साथ। तो तभी मैं क्या बोलूंगा कि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये रेस्ट पे है। बट आपके लिए मैं और ये लैपटॉप दोनों हिल रहे हैं, क्योंकि दोनों इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आपको समझ रहा है ना, मेरे लिए लैपटॉप पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट पे है, सॉरी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे है। बट आपके लिए पोजीशन चेंज हो रहा है करके, इसलिए मैं बोलता हूं कि वो जो लैपटॉप है, आप लोग बोलोगे कि वो रेस्ट पे नहीं बट मोशन में। इसके लिए मैंने बोला कि ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी और आपको मोशन और रेस्ट की बात समझ में आ गई है। तो अगर मैं बोलूं मुझे मोशन को डिफाइन करना है, मोशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा इट इज चेंज इन पोजीशन,
इट इज चेंज इन पोजिशन, इट इज चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली यही होगा, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज मोशन में है। और रेस्ट में क्या बोलूंगा, अगर वो पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है देन मैं बोलूंगा कि वो रेस्ट पे है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? यस, हम लोग को समझ में आ गई है सर, आगे बढ़ लो। तो अभी हम लोग को यहां पर बात समझनी है, यस ये वाला पॉइंट है अभी। तो इसमें अभी आपको क्या ध्यान देना है, इसमें अभी आपको ध्यान देना, हम लोग मोशन समझ लिया, फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे, वो चैप्टर बोल रहे हैं बेसिकली जिस्ट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, उसको वो ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या वो मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? इट्स बेसिकली डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में मैं जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, तो इसको मैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलूंगा कि मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलता हूं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, अच्छा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जिस्ट गिवन है कि हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम लोग इक्वेशंस क्या क्या आ सकते हैं जो अपने 9th एंड 10th में भी कवर किया है, उसमें हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों ने क्या क्या बोला है कि हम लोग ने इधर ये जो मेन पॉइंट है ना, ये जो पार्ट है, इन्होंने यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की है। किस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की है? कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसका अगर समझो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये मैं पॉइंट ले रहा हूं, इसका बेसिकली ना ही कोई डायमेंशन है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बस एक पॉइंट है, इट इज डायमेंशनलेस ही है। मतलब अगर आप अभी बोलोगे यार इतने बड़े कार का अगर मोशन हो रहा है, तो आप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मानोगे? देखो सिंपल सी बात है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हर बार मैं नहीं बोल सकता कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, मैं जब हिल रहा हूं, मैं जब चल रहा हूं, तो मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, मेरा हाथ का अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरा खुद का अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर, है कि नहीं? तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। बट मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर कर सकता हूं? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अभी क्या सिचुएशन हो सकता है? सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर समझो मेरे पास यहां पर एक कार है, यहां पर मेरे पास एक कार है, ये मेरा कार मैंने बना दिया, और ये कार मेरे रोड पे चल रहा है, और ये जो रोड है समझो 1000 किलोमीटर लंबा है, 1000 किलोमीटर लंबा है। तो ये जो कार है मैक्स टू मैक्स क्या 6 मीटर लंबा होगा, 6 मीटर लंबा होगा। तो 6 मीटर 1000 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में तो कितना छोटा क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं, मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर सकता हूं कि एक पॉइंट ट्रैवल कर रहा है 1000 किलोमीटर को। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। बट एट द सेम टाइम अगर समझो मैं ऐसा कुछ ले रहा हूं कि एक बंदा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा एग्जांपल क्या है? अगर एक बंदा जो है, ये अपना रोड पे चल रहा है, ये बस चला 10 मीटर, और ये खुद है समझो 1.5 मीटर का है। तो ये केस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो बंदा जो है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में मैं यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं कर सकता। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन यहां पर कवर कर लिया है। तो ये इंट्रोडक्शन में बस आपका इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट है जो अभी मुझे दिखा, दैट इज काइनेमैटिक्स को इन्होंने डिफाइन किया है। तो चलो हम लोग भी डिफाइन कर लेते हैं काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो हम लोग काइनेमैटिक्स लिख देते हैं। रुको, काइनेमैटिक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो काइनेमैटिक्स कुछ नहीं, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, एंड आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। क्या है? इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन एंड इट डिस्क्राइब्स द मोशन। आप मोशन को कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? कौन से पैरामीटर लेके? इसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। आपका एक हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? एक हो सकता है कि आपका स्पीड हो सकता है, स्पीड हो सकता है। एक हो सकता है कि वेलोसिटी हो सकता है आपका, और एक हो सकता है आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी बात आती है कि काइनेमैटिक्स एक वर्ड हो गया, फिर दूसरा एक और वर्ड आता है, वो दूसरा वर्ड ये है, वो होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक वर्ड होता है। अभी ये जो वर्ड जो काइनेटिक्स जो है, ये क्या वर्ड है? अच्छा,
काइनेमैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन होता है, और हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं ये सारे पैरामीटर्स लेके। काइनेटिक्स क्या होता है कि ये सारे जो पैरामीटर्स है उनका कॉज बताता है, मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, स्पीड वेलोसिटी क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, उसमें हम लोग को काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेमेटिक्स में ये नहीं देखते कि क्यों घट रहा है, कौन घटा रहा है, कैसे घट रहा है, नहीं 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 नहीं, वो काइनेटिक्स में देखते हैं। सो काइनेटिक्स जो है, आपको काइनेटिक्स में जो है, काइनेटिक्स जो है ये अपना कॉज, ये कॉज बताता है, कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन को बताता है आपका काइनेटिक्स वाला पार्ट। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? यस सर, हम लोग को समझ में आ गई है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलो बढ़ते हैं। ओके, फिर बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। जिस रेफरेंस पॉइंट की मैं बात कर रहा था उसकी बात में यहां पर एनसीईआरटी ने यहां पर डिस्कशन लिया है। अभी ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग जनरली क्या लेते हैं, हम लोग ओरिजिन को लेते हैं। तो अगर ये समझो, मैं यहां पर बस अभी 2D एक्सेस ले रहा हूं, 3D एक्सेस नहीं ले रहा हूं, बस 2D एक्सेस ले रहा हूं। हम जनरली ओरिजिन को, ये जो ओरिजिन है मैं इसको ओरिजिन बोलता हूं, है ना, ये ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन जो होता है अपना 0,0 हम लोग नेसेसरली लेते हैं। ये ओरिजिन जो है हमेशा 0,0 होना, हमेशा 0,0 होना में नेसेसिटी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ओरिजिन किधर लेना है। हमेशा 0,0 में लेना हमेशा नेसेसिटी है क्या? नहीं। आप ये ओरिजिन जो है आप किधर भी ले सकते हो, और ये अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। ये होता है अपना रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या, थोड़ा और समझाओ सर, बताते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका ऑब्जर्वर खड़ा रहता है, और मोशन को देखना चाहता है, तो अगर यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ओरिजिन पे आपके ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोलता हूं। तो जितना भी ये रेफरेंस पॉइंट पे देख के मैं कितना भी मोशन ऑब्जर्व कर सकता हूं मैं यहां पर। तो रेफरेंस पॉइंट इज बेसिकली ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व करने का एक पॉइंट होता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमको समझ में आ चुकी है। तो ये अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, मोशन क्या होता है? मोशन मुझे पता है, मोशन इज बेसिकली पोजीशन चेंज, है ना। पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, कितने टाइम में। तो यहां पर ये जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो यहां पर रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है ना, वो यहां पर आपका एक क्लॉक होता है। ये आपका एक क्लॉक होता है। तो इसको जल्दी जल्दी क्लॉक बना देंगे। तो ये 12, 6, 9, 3 और कुछ बना देंगे ऐसा। तो ये क्लॉक क्या करेगा? ये टाइम मेजर करेगा। ये रेफरेंस पॉइंट होती है, ऑब्जर्वर क्या करेगा? पोजीशन देखेगा। और ये टाइम के साथ कैसे कैसे एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करते बैठ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या आता है आपका? हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या FOR होता है, उसमें आपका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट तो लिख दिया हम लोग ने। साथ ही साथ एक ऑब्जर्वर होगा। हाँ जी सर, एक ऑब्जर्वर होगा। और मोशन को ऑब्जर्व करते हुए कितना टाइम आपका जा चुका है या कितना टाइम लग चुका है, वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपका एक क्लॉक होगा। इतना हम लोग को बात समझ में आ चुका है। क्या आपको इतना सी बात क्लियर हो चुकी है? हाँ सर, हमको क्लियर हो चुकी है। इसमें हम लोग ने समझ लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है, इतना समझ लिया। फिर देखो, ये पढ़ लो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो मैंने बोला कि मतलब ओरिजिन में देख के आप देखते हो कि इसका कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। और टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। तो ये रेफरेंस पॉइंट और ये क्लॉक को मिला के आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। अभी हम लोग बात करेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी यहां पर ये जो पोजीशन जो है, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। ये पोजीशन बेसिकली क्या है मेरा? ये पोजीशन को अगर मुझे लिखना है, तो पोजीशन मेरा क्या है? मेरा बेसिकली
चेंज इन कोऑर्डिनेट्स होता है, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब आपका कोऑर्डिनेट्स कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर पहले 0,0 में था, फिर 1,2 में चला गया, फिर 3,4 में चला गया, यहां पर मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर मेरा चेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा यहां पर मेरा पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है। क्या आपको तीसरी बात समझ में आ गई? हमारा मेन जो चीज है, मेन जो कंसर्न है वो अपना ये होता है, दैट इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको हम लोग बात समझ लेते हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है पीपल? ओके, तो नेक्स्ट, तो इसमें अभी हम लोग को डिस्टेंस ओसा समझना है, डिस्टेंस ओसा समझना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे और हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है हम लोग समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, चलो समझा जाए, ठीक है? ठीक है, चलो डिस्टेंस समझ लेते हैं। डिस्टेंस, ओके, चलो डिस्टेंस हम लोग समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको समझना है, दैट इट इज बेसिकली द टोटल पाथ लेंथ, होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको बस क्या होता है कि आप पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है कि कितना लंबा होता है पाथ, है ना? वो अभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो सकता है, रेक्टेंगुलर का पूरा पेरीमीटर हो सकता है, या किसी भी शेप का पेरीमीटर हो सकता है। तो आपने जो पाथ लेंथ लिया है, तो इसको हम लिख देते हैं कि पेरीमीटर हम लोग बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं, है ना? पेरीमीटर बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ पाथ लेंथ, पेरीमीटर ऑफ पाथ। तो जो भी आप पाथ ले रहे हो, आप उसका पेरीमीटर जो आप रहता है, वो उसका आपका डिस्टेंस होता है, वो आपका एक डिस्टेंस होता है। और ये जो डिस्टेंस जो होती है, हम लोग को पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होता है जिसके पास ना डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है यहां पर, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, ओनली मैग्नीट्यूड होती है। तो हम लोग को इतनी सी बात समझ में आ गई। और अगर हम लोग यहां पर इसके वैल्यूज की बात करें, तो इसमें अगर मुझे वैल्यूज लिखना है तो ये आपका पॉजिटिव हो सकता है और नहीं तो 0 हो सकता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां पर लिख देते हैं नेवर नेगेटिव। ठीक है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? और अगर समझो हम लोग को इसका एसआई यूनिट्स के बारे में लिखना है, तो एसआई यूनिट्स इसका हो जाएगा मीटर, तो हम लोग को डिस्टेंस के बारे में हम लोग को बस इतना ही ज्ञान हमको होना चाहिए। क्या आपको इतना ज्ञान आ गया है, देन आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छा कोरिलेशन हम लोग समझेंगे। अच्छा, अभी समझो मेरे पास यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास यहां पर एक ए पॉइंट है, मेरे पास यहां पर एक बी पॉइंट है, यहां पर एक ए पॉइंट है, यहां पर एक बी पॉइंट है। यही सेम एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट में भी लूंगा, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैलकुलेट करना क्या चाहते हैं। तो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और समझो मेरे पास तीन लोग हैं। एक बंदा क्या करता है, एक बंदा वो ऐसा ट्रैवल करता है, एक सेमी सर्कुलर आर्क में ट्रैवल करता है, समझ में आ रहा है? और फिर एक बंदा जो है वो ट्रायंगुलर मेथड लेता है। ट्रायंगुलर मतलब क्या? पहले इधर गया, रुको, हाँ, पहले इधर गया, अरे यार, हाँ, पहले इधर गया और फिर ऐसा और ऐसा गया, ठीक है? इसका डायरेक्शन ऐसा पाथ दिखा देते हैं, ऐसा था, और ये सेमी सर्कुलर पाथ ऐसा था, समझ में आ रहा है? और एक और बंदा था, उसने स्ट्रेट पाथ लिया, ये हो गया आपको उसका स्ट्रेट पाथ, ये हो गया उसका स्ट्रेट पाथ, समझ में आ रहा है? ऐसे तीन लोग हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं, उसके लिए तीन अलग अलग कलर दिखाया है। तो ये अपना पहला बंदा है, ये अपना दूसरा बंदा है, और ये अपना तीसरा बंदा है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? और मैं इतना मान लेता हूं कि ये जो है इसका ये मिड पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन का ये मिड पॉइंट है, और ये हो गया मेरा 2 मीटर का रेडियस हो गया ये, तो ये भी हो गया मेरा 2 मीटर, ये हो गया मेरा 2 मीटर। अच्छा, अभी हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है मेरा? डिस्टेंस मेरा क्या होता है? बेसिकली पाथ लेंथ होता है या पेरीमीटर होता है। तो अगर मैं D1 के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं, डिस्टेंस 1 के लिए या पहले आदमी के लिए, अच्छा, और मैं इधर मान लेता हूं, इधर मैं लिखना भूल गया कि देखो, ये मान लेते हैं कि ये 3 मीटर है, और ये आपका 4 मीटर मान लेते हैं। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर है, ठीक है? तो D1 हमको यहां पर क्या आ रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट पर्सन, 3 + 4 आ जाएगा। हाँ जी, 3 + 4 आ जाएगा। ये आपको समझेगा, मैं आपको लगेगा बहुत सिंपल है, बट ये मैं बेसिक से उठा रहा हूं मैं। फिर D2 की बात करते हैं, D2 की बात करेंगे तो क्या ये वाला पाथ लिया, वो कितना हो गया? 2 + 2 आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 हो रहा है, आपका आ रहा है 4 मीटर हो रहा है आपको। और
D3 देखो क्या हो रहा है, D3 इज बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस है। अगर आपका पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर आता है, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, उसका आधा दैट इज पाई आर हो जाएगा, पाई इंटू 2 हो जाएगा, यहां पर पाई इंटू 2 दैट इज ये हो जाएगा पाई, दैट इज 2 पाई हो जाएगा, ये है ना 2 पाई मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग ने डिस्टेंस हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लोग को इतना बात समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस हमको कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स बेसिकली टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को तुम अपना जितना वो दूर है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे या पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस अपन निकल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी वो सब हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो बात करनी है इस डिस्प्लेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कनेक्शन है वो बात करेंगे डिस्टेंस के साथ, वो बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस के साथ। इसका कनेक्शन क्या है हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझते हैं। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आपको समझना है दैट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between कौन between initial and final position and इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या होता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, क्या आपको पीपल इतना समझ में आ गया? फिर क्या है, फिर क्या हम लोग बात करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ ही साथ इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा ही। हम लोग को इतना बात समझ में आ गया है। क्या आपको बात समझ में आ गया? यस सर, हमको समझ में आ गया है। फिर क्या है, हम लोग को देखना है कि ये क्या वैल्यूज ले सकता है, तो ये वैल्यूज ले सकता है, पॉजिटिव ले सकता है, ये 0 ले सकता है, और ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। तो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अबे आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होगा? उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, उसका टेंशन मत लो। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका SI यूनिट्स क्या होगा, इसका SI यूनिट्स भी वही होता है, कि इसका SI यूनिट्स क्या हो जाएगा? SI यूनिट्स भी वही होता है दैट इसका भी हो जाएगा मीटर, इसका भी हो जाएगा मीटर। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का हम लोग वापस से ये वाले एग्जांपल में आते हैं। एक काम करते हैं, ये हम लोग ने जो कैलकुलेट किया इसको हम लोग साइड मार देते हैं, और इधर हम लोग लिख देते हैं ये अपना डिस्टेंस था, ये अपना क्या है, ये अपना डिस्टेंस था, इसको हमने लिख दिया इधर डिस्टेंस है, ये अपना डिस्टेंस था। अभी यही सेम एग्जांपल में मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी चलो डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया। अभी मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का मेरा डेफिनेशन क्या था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तू किधर से भी घूम के आए, तू पूरा ऐसा गोल चक्कर घूम के आए या कुछ भी करे, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मार दो, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहां पर ये ग्रीन वाला बंदा इधर उधर पूरा घूम के गया, समझो यहां पर मैंने एक और पाथ बनाया, ऐसा घूम के वापस ऐसा घूम के वापस से ये इधर आ गया, ऐसा कुछ तो पाथ है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कैसे भी गया, आपको क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मारना है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ये इधर से इधर गया, फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओनली डिपेंडेंट। अच्छा यहां पर एक पॉइंट लिखना भूल गया, दैट यहां पर एक आप लिख सकते हो दैट इट इज ओनली डिपेंडेंट, यहां पर आप लिख दो दैट इट इज ओनली डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल पोजीशन या xi एंड फाइनल पोजीशन xf, बस इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, बस पोजीशन डिपेंडेंट है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है पीपल। अच्छा यहां पर अगर आप ध्यान दोगे ओके, तो यहां पर आप d1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? यहां पर मुझे 4 आ रहा है, d2 के लिए भी कितना आ रहा है? d2 के लिए भी वही है 4 ही है, यहां पर 4 मीटर, d3 के लिए
D3 के लिए भी कितना आएगा, ये इधर से इधर गया, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर भी आपको 4 मीटर आ रहा है। तो ये हम लोग को बात समझ में आ गया, ये हम लोग को बात समझ में आ गया। यस पीपल, यस, हम लोग को यहां पर समझ में आ गया। मैं चाहिए तो यहां पर एक और क्वेश्चन ले सकता हूं और हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को यहां पर हम लोग खत्म कर देंगे, जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो देखो सवाल ऐसा है कि समझो यहां पर मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लिया, हाँ जी ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मेरा एक और सर्कल है, और यहां पर ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है, ये लो मैंने पाथ मैंने यहां पर बना लिया, यहां पर मैंने पाथ मैंने बना लिया, ठीक है, ये पाथ को जोड़ देंगे ऐसा, हाँ जी। और यहां पर हो क्या रहा है ना, यहां पर हो क्या रहा है, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट P है, ये आधा रोटेट कर चुका है, आधा ऐसा रोटेट कर चुका है, हिल के आधा ऐसा जा चुका है। तो अगर आप आधा लेके जाओगे, आप नोटिस करोगे ये जो पॉइंट P है ये ऊपर आ जाएगा, इधर ये ऊपर P आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा P, है ना। और मैं थोड़ा सर्कल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो है आर रेडियस का सर्कल है, आर रेडियस का यहां पर सर्कल है। मुझे जानना है ये पॉइंट P अगर समझो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये उसका फाइनल पोजीशन है, मुझे जानना है कि इसके बीच में का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब ये P कितना डिस्प्लेस कर चुका है। तो अगर आप देखोगे ऐसे पूरा सर्कल में घुमा है, बट मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, मुझे पाथ लेंथ से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में फर्क पड़ता है, बस एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं चाहिए तो यहां पर एस वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये एस वेक्टर है, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये ढूंढना है, अब मैं कैसे ढूंढूंगा, देखो सिंपल सी बात है, देखो ये आर वेक्टर का, सॉरी आर रेडियस का मेरा सर्कल है, आर रेडियस का सर्कल है, तो ये जो मेरा पूरा ये होगा, देखो तो ये भी मेरा आर होगा, अरे रुको, हाँ तो ये भी मेरा आर होगा, ये भी मेरा आर होगा, और ये भी मेरा आर होगा, है ना। तो ये पूरा मिला के ये मेरा 2r हो जाएगा, ये मेरा 2r हो जाएगा। मुझे बेसिकली बस ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से, और मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैं ढूंढ सकता हूं। तो ये मेरा 2r हो चुका है, ये मेरा 2r हो चुका है, और ये आधा रोटेट कर चुका है। अगर ये आधा रोटेट कर चुका है तो ये आधा सर्कमफ्रेंस का लेंथ यहां पर क्रॉस किया होगा, आधा सर्कमफ्रेंस का लेंथ, तो ये पूरा 2πr हो गया, बट आधा ही रोटेट किया है, तो बस पायर सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्रॉस किया होगा, तो ये जो होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पाई आर, ये हो जाएगा मेरा पाई आर हो गया। तो पाई आर है और 2r है, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं से लिख सकता हूं दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर द होल स्क्वायर प्लस 2r द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r द होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहिए थे क्या, अभी कॉमन ले लेते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर पाई स्क्वायर प्लस 4, आपको आंसर मिल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, या आप इसमें मीटर लिख दो चाहिए तो, या यूनिट्स लिख दो, जो भी है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपने ढूंढ लिया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म कर लिया है। अब इसमें एक और केस आ सकता है, उसमें केस क्या है आपका, आपने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव कैसे हो सकता है, देखो उसमें क्या है, एक नंबर लाइन ले लो, और मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा -1 है, और ये मेरा -2 है। तो अगर समझो एक बंदा जो है वो 0 से लेके 1 ट्रैवल करता है, और फिर वो 1 से लेके 2 ट्रैवल करता है, इधर तक ऐसा चला गया वो, तो यहां पर अभी उसका डिस्टेंस कितना है, उसका भी डिस्टेंस जो है वो अभी 2 मीटर है, 2 मीटर है, यहां पर 2 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट भी कितना, डिस्प्लेसमेंट एस से लिखता हूं, इधर भी अभी डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 मीटर है, इतना तो अपना कंफर्म हो चुका है। फिर वो क्या हुआ, फिर वो क्या किया, वो 2 पे था, वो वापस से 1 पे चला गया, अभी डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस अगर आप देखोगे 0 से लेके 2 तक 2 गया, फिर 2 से लेके 1 गया, तो वो और ऐड हुआ है ना, तो 2 + 1 = 3 मीटर हो चुका है यहां पर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, आप अभी फाइनल पोजीशन इधर है, इनिशियल इधर था, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर 1 मीटर है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अगर समझो यहां से वो -1 तक चला गया, तो इधर अगर आप देखोगे, इधर अभी डिस्टेंस जो है, इधर आप डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे, तो डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस वो अभी क्या हुआ, देखो वो अभी इधर था तो 3 मीटर हुआ, तो 4 5, तो यहां पर मुझे 5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में कितना है, -1 है, तो यहां पर मुझे -1 मीटर आ रहा है। तो आप बेसिकली इतना ध्यान दो, जहां पर ये जो साइन है, दिस साइन signifies direction,
दिस साइन सिग्निफाइज डायरेक्शन। और मोशन इन 1D में तो जो आपका साइन रहता है ना, वो आपका डायरेक्शन ही होता है, वो आपका डायरेक्शन ही होता है। उससे आपको पता चलता है कि आपका जो पार्टिकल है कि डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं। तो देखो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव था, तो आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के साथ ही हो, डिस्टेंस के डायरेक्शन में चल रहा है। बट एज सुन एज नेगेटिव हो गया, आपको पता चला नहीं उसने अपना डायरेक्शन यहां पर चेंज कर लिया है, वो यहां पर इस तरफ आ चुका है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस पीपल, आगे बढ़े? यस आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो इधर भी उन्होंने वही बोला एनसीईआरटी में, ये बेसिकली वही बोला है एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं यहां पर। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है पीपल, आगे अभी यहां पर एक और चीज मुझे जो बोलना है कि अगर यहां पर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मुझे कुछ तो लिखना है, मुझे पता है कि ये एक स्टार पॉइंट है, आप लिख दो स्टार पॉइंट है दैट मेरा डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। समझ में आ रहा है? अच्छा रुको, इसको थोड़ा मोड बना देते, ठीक है। अच्छा अभी ये वाला क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, कि ऐसा होगा करके? देखो इसकी बात बहुत सिंपल है, देखो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस जो है वो आपका पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तब आपका तो डिस्टेंस बड़ा होगा ही। और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? जब भी यूनि डायरेक्शन में नहीं चल रहा है ना, यूनि डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया तब आपका डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया, नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो केस में आपका नेगेटिव होगा। इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा अगर यूनि डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपका सेम होगा। तो आप ये वाला जरूर याद करके रखना, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो चीज है, ये आपका नीट में हमेशा पूछते हैं। ये आपका नीट का फेवरेट है, इसको आप स्टार करके रखना। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो हम लोग को इतना बात पता चल गया कि डिस्टेंस आपका पॉजिटिव जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये तीनों हो सकता है, बट हमेशा ये कंडीशन वैलिड है कि आपका डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस पीपल, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर इन्होंने वही बोला दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। मतलब पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जो बॉडी है वो उठ चुका है, अपना पोजीशन चेंज कर लिया है, तो रेस्ट पे नहीं है तो वो उसका पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। अगर वो क्या किया, वो इनिशियल पोजीशन से वापस से एकदम घूम फिर के वापस से इनिशियल पोजीशन नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। तो लोगों ने यही बोला है। अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो यूनिफॉर्म मोशन बहुत सिंपल सा मोशन होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब आपने 2 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में, 6 मीटर ट्रैवल किया 3 सेकंड में, 8 मीटर ट्रैवल किया 8 सेकंड में। सब समझ में आ रहा है? 8 मीटर ट्रैवल किया आपके 4 सेकंड में। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब बेसिकली आप बोलना क्या चाहते हो कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट था, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो ही तो आप इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कर पा रहे हो। और ये ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ देते हैं जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में देखो सिंपल सी बात है, ये जो है, ये वाला जो कंडीशन है, ये आपका रेस्ट वाला कंडीशन है। अभी ये कैसे पता चले ये रेस्ट वाला कंडीशन है? देखो रेस्ट वाला कंडीशन कैसे पता चलता है? देखो ये मेरा टाइम है और ये मेरा पोजीशन है। जो एक्स होता है वो आपका पोजीशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो गिवन होता है क्वेश्चन में। तो ये सब अभी इधर यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर बोला है। तो अगर आप देखोगे टाइम इक्वल टू 0 में वो 40 पे था, और टाइम इज इक्वल टू 10 पे वो अभी भी 40 पे है, टाइम इज इक्वल टू 20 पे वो 40 पे है, टाइम इज इक्वल टू 30 पे वो 40 पे है, वैसे ही टाइम इज इक्वल टू 50 पे वो 40 पे है, टाइम इज इक्वल टू 60 पे 40 पे। मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है बट पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये तो रेस्ट वाला कंडीशन है, तो उसके लिए मैंने बोला ये रेस्ट वाला चीज है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये टाइम है, अगेन ये पोजीशन हो सकता है ना, पोजीशन हो रहा है। तो ये मेरा 1 सेकंड है, ये मेरा 2 सेकंड है, ये मेरा 3 सेकंड है, ये मेरा 4 सेकंड है। तो 1 सेकंड में वो 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकंड में वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 3 सेकंड में वो आपकी 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 4 सेकंड में आपका 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है। वही इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा वो वाला केस है। क्या वाला केस है? यूनिफॉर्म मोशन वाला केस है।
क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर, हमको समझ में आ चुकी है। अब ये जो है ना पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा ना, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा ब्लू से मैं मार कर लेता हूं। ये क्या है? देखो इसका ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। रुको इधर, रुको सर, हाँ जी, ये ऐसा, हाँ जी ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसे समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो रहा है ना, इधर क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, इसका वेलोसिटी ऐसा जीरो था, जीरो जीरो, फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, फिर इधर कांस्टेंट हो गया, इधर कांस्टेंट हो गया, इधर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर वापस से जीरो हो गया, वापस से जीरो हो गया। अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता चल रहा है, वो मैं बताता हूं कैसे पता चला है, ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, जो उससे पहले समझने के लिए आपको एवरेज वर्ड समझना है। एवरेज क्या होता है? अभी आप, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आपने समझो अगर 10 पेपर दिया, 10 मॉक टेस्ट दिए और 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट दिए समझो, और उसमें सबको आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, आपको 92 आया, फिर 75 आया, 83 आया, ऐसे बहुत सारे मार्क्स आए। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या होता है? एवरेज मार्क्स वो वैल्यू होता है जिसे अगर आप बोलोगे सामने वाले को पता चलेगा कि आपको 10 टेस्ट में आसपास आपने कितना स्पीड में, सॉरी कितने मार्क्स आपको मिल चुके। मतलब अगर आपने बोला कि आपका एवरेज है 82, तो आप क्या बोलना चाहते हो कि मेरा 10 टेस्ट मैंने दिया मार्क्स, मेरा सब में 82 के करीब आया। वो 82 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, बट 82 के करीब आ रहा है, तो इससे मुझे एवरेज पता चल रहा है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है मेरा? देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बेसिकली वो है कि मैंने पूरा मेरा अपना जर्नी कंप्लीट कर लिया है, उसमें मैंने बहुत सारे स्पीड पकड़े होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज मैंने पकड़े होंगे, तो मेरा एवरेज बता दो, मतलब कुल मिला के कि तुमने क्या स्पीड और क्या वेलोसिटी से तुमने ट्रैवल किया था, वो मुझे बता दो। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमको समझ में आ गई है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जिस्ट ले लेते हैं कि मेरा स्पीड क्या होता है, मेरा स्पीड क्या होता है, मेरा स्पीड क्या होता है। एक काम करते हैं, रुको, हम लोग समझ लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि उसमें मैं स्पीड का आपको बता दूंगा। वेलोसिटी क्या होता है वो समझा दो, ठीक है सर? ठीक है सर, हम लोग अभी समझा देंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली वेलोसिटी इज नथिंग बट, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट of change of displacement with respect to time, ठीक है? समझ में आ रहा है पीपल? क्या आपको इतना समझ में आया? मतलब आपका कितना डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका समझने के लिए ये है, ये दैट आप वेलोसिटी एक बोलो, एक वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरा 10 मीटर 1 सेकेंड, यही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो वेलोसिटी मतलब क्या बोलना चाहता है कि 1 सेकेंड में मैं 10 मीटर क्रॉस कर पा रहा हूं, ये होता है मेरा वेलोसिटी। मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर क्रॉस कर पाता हूं, वो मेरा वेलोसिटी है। तो 2 सेकेंड में कितना कर पाऊंगा मैं? 20। 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा मेरा? 30 हो जाएगा। 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 40। 5 में 50। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये होता है मेरा वेलोसिटी, ये होता है मेरा वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को एक वैल्यू लेके समझोगे ना, एक्सेलरेशन भी ऐसे समझ सकते हो आप। समझ में आ रहा है? ओके पीपल, तो हम लोग को समझ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है हम लोग को समझ में आ गया। और वेलोसिटी क्या होता है? आपका वेलोसिटी जो है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो आपका क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। हाँ सर, मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, और डायरेक्शन चाहिए होगा, और डायरेक्शन चाहिए होगा, है ना? तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो आपका स्पीड होता है, वो आपका स्पीड होता है, वो आपका स्पीड होता है। तो हम लोग वेक्टर को, वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हम v के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यहां पर v के ऊपर एक एरो लगा दूंगा, तो ये वेलोसिटी हो गया। बट स्पीड के लिए स्पीड मैग्नीट्यूड होता है करके मैं यहां पर एक मोड लगा दूंगा, तो यहां पर मुझे स्पीड का रिप्रेजेंटेशन भी मिल चुका है। और डायरेक्शन तो हम लोग डायरेक्शन दे ही सकते कि कौन से डायरेक्शन में हमारा जा रहा है। साथ ही साथ इसका SI यूनिट्स क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट्स, इसका SI हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो हम लोगों ने वेलोसिटी समझ लिया है। अभी हम लोग समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो ये बात समझने के लिए एक नए पेज में आ जाते हैं। नए पेज में क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी समझते हैं जल्दी।
एवरेज वेलोसिटी, चलो समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का आप जब भी इतना समझ लो कि जब भी आपको फिजिक्स में एवरेज वर्ड आता है, जब भी आपको फिजिक्स में एवरेज वर्ड आता है, आप इतना समझ लो कि कुछ तो टोटल की बात हो रही है, कुछ तो टोटल की बात हो रही है, टोटल। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, रुको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी, देखो मैं आपको एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि ये देखो, जब भी आपने क्या किया, आपने अगर फिजिक्स में v के ऊपर एक अल्फाबेट के ऊपर एक ऐसा डंडा लगा दिया, तो उसका मतलब हम लोग एवरेज की बात करें, ये डंडा मतलब एवरेज होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पीपल। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं v बार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर टोटल तो मुझे जानना है एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा मेरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये हो जाएगा मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये है मेरा फॉर्मूला, ये जो आ रहा है ये है मेरा फॉर्मूला। आपको इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है क्या, आपको इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है। और वैसे ही अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करना चाहता हूं, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, v के ऊपर एक डंडा लगा दो तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी, बट स्पीड मेरा मैग्नीट्यूड होता है तो मैंने मॉड लगा दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। अभी इसका मैथमेटिकल वाला फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बस डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम से डिवाइड मार दो। टेक्निकली आपको बस ये फॉर्मूला की जरूरत है। क्या आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फंडा समझ में आ गया है, ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा। ये है मेरा एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, एवरेज स्पीड, और ये जो है ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है पीपल। आगे बढ़ते हैं तो एक बार एनसीईआरटी देख लेते क्या बोलता है ना। तो देखो यही फॉर्मूला है अपने को, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग x2 माइनस x1 को डेल्टा x डेल्टा b लिख सकते हैं ना। देखो डेल्टा x क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, और t2 माइनस t1 क्या, चेंज इन टाइम होता है, टाइम इंटरवल, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है पीपल। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम लोग ने ये बात समझ ली है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ गिवन है, इसका हम लोग एवरेज वेलोसिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी उन्होंने बोला है कि ढूंढना है, तो अगर आप ध्यान दोगे एवरेज वेलोसिटी ये पॉइंट का ढूंढना है, तो मुझे सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मेरा क्या है, मुझे इतना पता है कि फॉर्मूला है मेरा v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 या अपॉन t2 माइनस t1, ये मुझे पता है दैट x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1 भी मैं कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, p1 और p2 के बीच में मैंने ये जो डॉटेड लाइन लगाया वो मेरा स्ट्रेट लाइन है। तो वहां पर p1 के लिए मुझे यहाँ पर मुझे भी x2 चाहिए, ठीक है, x2 इज फाइनल, उसके लिए मेरा पोजीशन क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है 27.4, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 27.4 लिख दिया, माइनस x1 का क्या पोजीशन है यहाँ पर 10 आ रहा है, 10, तो मैंने 10 लिख दिया। वैसे ही t2 क्या है मेरे 7 आ रहा है यहाँ पर, और t1 क्या है यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 7 माइनस 5, तो ये मुझे आ रहा है 27.4 में से 10 निकालो तो ये हो जाएगा 17.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जार 2 8 जार 16 और 0.7 है ना, तो ये हो जाएगा 8.7 मीटर पर सेकंड, 8.7 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ चुका है, 8.7 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ चुका है। तो ऐसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गया? देखो यहाँ पर भी इन्होंने वही किया, 8.7 मीटर पर सेकंड वही कैलकुलेट किया, ठीक है पीपल। क्या हम लोग को इतना बात समझ में आ चुका है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी या पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या क्या पता चल सकता है, क्या क्या हम लोग को पता चल सकता है। आपको एक समझना है, आपको एक बात समझना है कि आपको एक बात समझना है कि अगर आपके पास xt ग्राफ है, आपके पास अगर xt ग्राफ है तो इसका जो स्लोप है आपको वेलोसिटी देता है। आपको क्या देता है? आपको वेलोसिटी देता है इसका स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, या इन सर्टेन केसेस में आप इसको क्या बोल सकते हैं? एवरेज भी देता है, एवरेज वेलोसिटी भी देता है, एवरेज वेलोसिटी भी दे सकता है।
समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो। पॉजिटिव कब होगा? जब यूनिडायरेक्शनल जा रहा है। नेगेटिव कब होगा? जब डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो उसकी बारे में बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अभी इन लोग बोल रहे हैं कि इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्सटी ग्राफ में से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। देखो हम लोग को इतना मालूम है, अगर इतना मालूम है कि जो स्लोप रहता है स्लोप 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू। और देखो इधर लिख ही लेते हैं कि अगर 0 से लेकर 90 डिग्री की बात कर रहा है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो पॉजिटिव वेलोसिटी आएगा। 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है तो आपका नेगेटिव आएगा। और इसको हम लोग जीरो नहीं करेंगे, नहीं तो जीरो वाला वैल्यूज भी आ जाएंगे, है ना। जीरोस नहीं करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कि जीरो से कम, ठीक है, जीरो से ज्यादा, सो लेस देन 90, ठीक है। यहां पर लेस देन 90 लिख देते हैं, लेस देन 90 वाला केस लिख लेते हैं। तो लेस देन 90 वाला केस लिख दिया, और ये 90 डिग्री से ज्यादा। तो अगर आप इधर ध्यान दोगे, इधर देखो स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैंजेंट बनाते। इधर आप ध्यान दोगे, मेरा वेलोसिटी क्या है? मेरा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा क्या स्लोप मेरा कांस्टेंट है, हर पॉइंट में मेरा स्लोप मेरा कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां पर मेरा वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, बट पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा स्लोप मेरा पॉजिटिव है। क्या आपको समझ में आ गया? वैसे अगर आप इधर ध्यान दोगे, इधर स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां पर भी मेरा वेलोसिटी मेरा क्या है? कांस्टेंट है, बट नेगेटिव है, क्योंकि मेरा क्या स्लोप मेरा नेगेटिव है। अगर आप देखोगे यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर ये जो एंगल आ रहा है ग्रेटर देन 90 है, इधर जो एंगल आ रहा है लेस देन 90 है, समझ में आ रहा है। इधर आप ध्यान दोगे, अगेन मेरा स्लोप कांस्टेंट है, बट इधर मेरा वेलोसिटी मेरा जीरो है, क्योंकि मेरा स्लोप मेरा जीरो है। मेरा जो स्लोप मेरा है वो मेरा जीरो है, सो रहा है ना, 0 डिग्रीज बना रहा है। क्या आपको समझ में आ गया? तो देखो ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, जैसे मैंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, और एवरेज स्पीड जो है उसका अगर अनदर क्वांटिटी है। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड मेरा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? ये हमको एनसीईआरटी जवाब देगा, ठीक है। एक्चुअली नहीं होता है, बट देखते एक बार क्या बोलता है एनसीईआरटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड as defined above involves only the displacement of the object. Okay, we have seen earlier that the magnitude of displacement may be different from the actual path length. To describe the rate of motion over the actual path, we introduce another quantity called as average speed. अच्छा, अब ये average speed का हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ये जो रिलेशन था ना, कौन सा रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं? ये वाला रिलेशन में अगर मैंने डिवाइडेड बाय टाइम कर लिया, टोटल टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे क्या आएगा? डिस्टेंस बाय टाइम क्या आ जाएगा? मुझे आएगा एवरेज स्पीड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मुझे आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एक और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे आ चुका है, दैट एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है हमेशा ज्यादा या इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी से, बट कभी भी उल्टा नहीं होगा। क्या? आई होप सो आई एम वेरी 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 क्लियर, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। यही मैंने जो भी बोला वही है, यहां पर और कुछ नहीं है, यहां पर हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है। तो यहां पर है कि एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यस मीटर पर सेकंड होती है, बट इट डज नॉट टेल अस इन व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। दस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस हम लोग को पता है स्केलर क्वांटिटी उसके लिए तो पॉजिटिव होती है। If the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path length या distance। यही तो हम लोगों ने कवर किया था, वो जो गोल्डन वाला फॉर्मूला था। और ये भी बोला in that case the magnitude of average velocity is equal to the average speed। yes obviously, क्योंकि distance और displacement आपका सेम डायरेक्शन में है तो आपका वो इक्वल होगा, उसकी वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपका इक्वल होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस एज यू विल सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल। क्या बात बोल रहे हो एक बार देख लेते हैं। अभी देखो ये उन लोग का क्वेश्चन है, ये उनका क्वेश्चन है जो उन्होंने एनसीईआरटी में गिवन है फिगर का, है ना। आप चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। देख लो एक बार देख लो। इट्स क्या है कि आवर कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सेइंग ओपी ओपी ओके, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड। अच्छा, ओ टू पी इन 18, देखो वो ओ से पी गया कितना? 18 सेकंड में, ठीक है। और फिर क्या है? एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकंड्स। अच्छा, P से Q गया है वो 6 सेकंड में, P से Q गया है वो 6 सेकंड्स में, 6 सेकंड्स में।
व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी। अच्छा, ओ से लेके पी जाने का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। अच्छा, बहुत आसान बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड ढूंढ लेते हैं पहले, एवरेज स्पीड ढूंढ लेते हैं। एवरेज स्पीड मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओ से पी जाने का मुझे चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके 360, तो 360 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। कितना टाइम लगा, 18 लगा, 18 सेकंड लगा, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड मुझे अपना आया, एवरेज स्पीड आ चुका है। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है तो वो भी डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका और इसका वैल्यू सेम आ जाएगा। तो यहां पर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा, सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो ना, तो सेम ही आएगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करके देख लो। फिर उन्होंने बोला है फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। अच्छा, O to P एंड बैक टू Q। अच्छा, इसमें ये वाले केस में अगर मैं इसमें व्हाइट लगा दूं तो एवरेज स्पीड मेरा क्या आएगा, एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, इधर से लेके 360 गया, फिर 360 से 240 गया है, 240 गया। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 360 में से 240 माइनस करो तो कितना आ रहा है, कितना आएगा आपको, 120 आ रहा है। तो 360 तो इधर गया और 120 और ट्रैवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस आ रहा है 360 प्लस 120, तो कितना होगा, 0 8 4 480 आ रहा है। तो 480 और टोटल टाइम कितना आ रहा है, दैट इज 18 प्लस 6, दैट इज हो जाएगा 24। यहां पर भी कितना आ रहा है मुझे, 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अभी हम लोग ढूंढते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये होगा ना, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा ये, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा ये। तो कितना डिस्प्लेसमेंट, 240 है, यहां पर 240 है डिस्प्लेसमेंट, तो 240 बट टोटल टाइम अभी भी कितना है, 18 और 6, दैट इज 24। तो यहां पर मुझे एवरेज वेलोसिटी मुझे पकड़ के आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। क्या आपको बात समझ में आ गई है? यस सर, हमको बात समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यही बात किया दैट स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस, हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। हम लोग वही गोल्डन फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, है ना। सो ये हम लोगों ने बात समझ लिया। फिर अभी वो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। अभी जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी होती है वो पूरे जर्नी के लिए बात करते हैं, पूरे जर्नी के लिए। बट अगर एक जर्नी जब चल रही है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो पर्टिकुलर क्षण पे अगर मुझे तभी का स्पीड और वेलोसिटी चाहिए, तभी मैं यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन की मदद, और ये वाले फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। इट्स बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसमें मैंने क्या कर दिया, टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या कर दिया मैंने, टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिल जाए। देखिए टाइम इंटरवल भी इतना था, मैंने छोटा किया, इतना छोटा कर दो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट मिल जाए। और वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट का अगर तुम एवरेज वेलोसिटी ढूंढोगे तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मुझे बात करनी है तो v जो इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंट की बात करिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मुझे आंसर क्या आ जाएगा, दैट इट इज बेसिकली dx by dt। इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है अपना मेन फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है। और अगर इसमें अगर ये इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन तो अलग बात है, डायरेक्शन आपको जो देना दे दो, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को भी हम लोग ने यहां पर समझ लिया है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि ग्राफिकली, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स है यार, ग्राफिकली कर सकते हो वेलोसिटी को कैलकुलेट न्यूमेरिकली, बट उसमें सब जाने की जरूरत नहीं है। वन शॉट लेक्चर है, जितना जल्दी हम लोग कंसेप्ट रिवाइज करेंगे हम लोग, उतना जल्दी अपने को क्या पड़ेगा, फायदा पड़ेगा। तो चलो हम लोग समझते हैं। तो ये सब हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को करना है, हमको क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन, और यहां पर उन्होंने पोजीशन कुछ तो गिवन है। पोजीशन गिवन है, क्या है पोजीशन गिवन है दैट x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, यहां पर कुछ तो पोजीशन उन्होंने गिवन है। वेर a इज इक्वल टू, यहां पर कुछ तो कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू, b का वैल्यू गिवन है, और t इज मेजर्ड इन सेकंड्स। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2। तो यहां पर इन्होंने इंस्टेंटेनियस की बात की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dx by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर आप करोगे तो सिंपल सी बात है, a यहां पर आपका कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो a का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और यहां पर बी टी स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर फेंक दो और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2bt हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे 2bt आ रहा है। तो ये मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन यहां पर मिल चुका है। अब मुझे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 निकालना है, t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे 2 इंटू b इंटू 0 हो जाएगा। तो मुझे आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। वैसे ही वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 बोला उन्होंने, यहाँ है ना t इज इक्वल टू 2, यस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहां पर मुझे क्या आ जाएगा 2 इंटू b इंटू 2 आ रहा है, यहां पर आ जाएगा 4 इंटू b आ रहा है। अभी b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू 2.5 है। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.5 को मैं लिख सकता हूं 5/2 लिख सकता हूं, 5/2 आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या 4 इंटू 5/2 हो जाएगा, दैट इज 2 1s are 2 2s are, ये हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज मैंने ढूंढ लिया है। उन्होंने फिर क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी बोला उन्होंने। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे करूंगा, मुझे पोजीशन मालूम है, पोजीशन में मैं ये वैल्यूज डाल दो, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4, तो ये वाले सेकंड्स में वो पोजीशन किधर था मुझे पता चल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो उन दोनों के बीच में और टोटल टाइम से डिवाइड मार दो। तो चाहिए तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते, कोई नहीं है। देखो क्या है वो, यहां पर मुझे पता है इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, और उन्होंने टाइम इंटरवल क्या दी मैंने 2 से लेकर 4। तो यहां पर x एट 2 सेकेंड्स कितना पहले कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा a प्लस, यहां पर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4b हो जा रहा है, और x एट 4 कैलकुलेट करो तो यहां पर क्या हो रहा है a प्लस 4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, दैट इज a प्लस 16 भी हो जा रहा है। अभी मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा मेरा x फाइनल x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, बस बात खत्म। x2 कितना है मेरा a प्लस 16 भी है, तो लिख दो a प्लस 16b माइनस ऑफ ये करना पड़ेगा, तो माइनस में तो माइनस ए हो जाएगा माइनस 4b, माइनस ए माइनस 4b अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज 4 सेकेंड्स माइनस 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ए से ए कैंसिल, 16 माइनस 4 कितना आ रहा है मुझे 12 आ रहा है, मुझे आ रहा है 12b अपॉन 2, दैट इज हो जाएगा 6b, तो आंसर है आप मुझे 6b, और b का वैल्यू मुझे पता है 5/2 है यहाँ पर, तो डाल दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5/2, तो ये जाएगा 2 1s are 2 3s are, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, यहां पर मुझे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 15 आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी 15 आ रहा है, और इंस्टेंटेनियस जो आ रहा है वो मुझे 0 10 वो सब चेंज होते बैठ रहा है, वो सब चेंज होते बैठ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पर वही बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी आपका हर जगह सेम है, इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब आपका हर जगह स्पीड सेम होगा या वेलोसिटी सेम होगा तो ही तो आप इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल टाइम करोगे ना, तभी तो एवरेज वेलोसिटी भी हर जगह सेम ही आएगा। सिंपल सी बात है, आपने स्पीड चेंज ही नहीं किया तो एवरेज क्यों चेंज होगा? समझ में आ रहा है? मतलब हर जगह आपका 100 स्पीड पकड़ा आपने, इसका एवरेज कितना आएगा 100 ही आएगा, तो इंस्टेंटेनियस भी 100 है, एवरेज भी 100 है, बस बोलना चाहता है और कुछ नहीं। तो ये सब हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। ठीक है पीपल, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगेन एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, चलो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, चलो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन अरे एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, RTION, ठीक है। वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बट हम लोग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक चलता है ना सर? रुको इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, ओके सर। चलो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मुझे इतना मालूम है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इतना मुझे मालूम है। मतलब क्या इट्स बेसिकली इसका मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है तो इसका ऐसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv by dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, ठीक है। वेलोसिटी को तुम अगर डेरिवेट मारोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसको मुझे अगर फील देना है तो आप समझ लो कि मैं क्या कैसे फील देते हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू, ये तो मुझे पता है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड पर एक सेकंड, तो इसका मतलब क्या है? मेरा हर एक सेकंड में मेरा 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्या आपको एक्सेलरेशन का फील आया? अगर यहां पर नेगेटिव है तो घट रहा है, वो छोड़ो। तो
1 सेकंड में मेरा 10 मीटर पर सेकंड मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये है एक्सेलरेशन का फील। मतलब कितने सेकंड में मेरा कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है वो मेरा एक्सेलरेशन होता है। मैंने आपको बोला था ना, अगर आप ऐसा समझोगे ना तो आपको फील आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगेन मेरा जो है ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। एंड दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी जीरो एज वेल। और अगर जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा क्योंकि वेलोसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गया? एक्सेलरेशन का हम लोगों ने पूरा यहां पर निचोड़ लिया है। ठीक है पीपल। अभी एक्सेलरेशन का जो साइन है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उसका जो साइन है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिपेंड करता है कि आपने साइन कहां लिया, आपने मतलब साइन कन्वेंशन कैसे किए, आपने पॉजिटिव इधर माना है या नेगेटिव इधर माना है, या नेगेटिव इधर है या पॉजिटिव इधर, उस पर डिपेंड करता है। उसमें भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। अगेन एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज की कैसे बात करेंगे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी की कैसे बात करेंगे? ये है अपना एवरेज। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारा वेलोसिटी था उसमें x2 - x1 by t2 - t1 था, यहां पर v2 - v1 upon t2 - t1 है, और कुछ नहीं है, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये उसका इंस्टेंटेनियस वाला हो गया, a = dv by dt। यही तो बात अभी हम लोगों ने किया था। अभी इसमें जैसे कि आपको पता है हम लोग ने वेलोसिटी के हम लोगों ने क्या किया था? dx by dt किया था, है ना। और हम लोगों ने बोला था x और t का जो कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। वैसे v और t का जो कर्व है उसमें उसका जो स्लोप है उसका स्लोप आपका एक्सेलरेशन होता है। वही चीज यहां पर बात किया है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यूज हमको कब लेना होता है, क्या क्या कब लेना होता है। अगर समझो यहां पर एक ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक है, ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो यहां पर आपका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो आपका बढ़ेगा। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस क्या है कि आपका जो मास m ब्लॉक है, वेलोसिटी इधर है, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, और एक्सेलरेशन इधर है, इसको नेगेटिव मान लेता हूं। यहां पर साइन चेंज होने के कारण यहां पर मेरा वेलोसिटी घटेगा। अगर थर्ड केस क्या है कि अगर मेरा ये मास m का मेरा ब्लॉक है, मेरा वेलोसिटी भी इधर है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, यहां पर भी मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब एक्सेलरेशन का जो साइन है वो ये नहीं बताता कि रिटार्डेशन हो रहा है, नहीं। एक्सेलरेशन का साइन ये नहीं है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है, नो। वो बस ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है देन वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। क्या आपको बात समझ में आ गया? ठीक है पीपल, ठीक है। और फिर दूसरी बात, क्या एक और रीजन ऐसा दे रहा हूं, क्या वेलोसिटी अगर जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरा वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? नहीं। ऐसा क्यों होगा? हम लोग फ्री फॉल में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना बात समझ लो, आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन ये आपका xt कर्व है। अभी xt कर्व में से हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, xt कर्व का स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इधर मुझे दिख रहा है ये ऐसा स्लोप ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है और इसका स्लोप ऐसा है। वो नेगेटिव था वेलोसिटी, फिर जीरो हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। या इसका शॉर्ट ट्रिक है कि इसका स्माइली फेस देख लो, स्माइली फेस है अगर xt कर्व में तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वैसे ही अगर आप इधर देखोगे, यहां पर पहला मेरा पॉजिटिव स्लोप था, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव स्लोप हो गया। तो मेरा यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी मेरा घट रहा है, यहां पर मेरा वेलोसिटी घट रहा है और उसके लिए मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। या आप इसको क्या बोलोगे? सैड फेस बोलोगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है xt कर्व में। इधर क्या है? हर जगह आपका स्लोप वही है, मतलब आपका वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब आपका एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसके लिए आपको a = 0 मिल गया। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे वेलोसिटी और टाइम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका कर्व निकालेंगे, कि इसका स्लोप निकालते कि क्या आ रहा है। स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। दैट इज vt कर्व में स्लोप जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो आप इधर आप देखोगे यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। उसके लिए तो मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है ना टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ रहा है मेरा टाइम के साथ, और जो मोशन है वो मोशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, और
एक्सेलरेशन भी मेरा ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है, उसके लिए मेरा वेलोसिटी यहाँ पर मेरा बढ़ रहा है। तो देखो इधर भी वही लिखा है, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ जी, विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। ये देखो, ये आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा जो मेरा स्लोप है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, दैट इज मेरा एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है, और उसके लिए मेरा वेलोसिटी घटते जा रहा है टाइम के साथ। बट अभी भी आपका जो मोशन है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव नहीं, वो अभी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। समझ में आ रहा है? देखो इधर भी वही लिखा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ जी, बट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके लिए वेलोसिटी मेरा घट रहा है। इधर देखो, इधर देखोगे कि मेरा जो है मेरा एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है, बट मेरा जो मोशन है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन है मेरा। उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर मेरी वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्चुअली बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना वेलोसिटी टाइम के साथ। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सेम साइड में, इधर भी एक्सेलरेशन भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन बट विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप इधर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी यहाँ पर घट रहा है और T1 में आके ये 0 हो गया। बट अभी भी इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही है, यहाँ पर उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और वापस से उसका वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ने लग गया, इधर घट रहा था, इधर वापस से बढ़ने लग गया। तो ये पहले T1 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में था और T1 से लेकर T2 में वो नेगेटिव डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन हर जगह नेगेटिव है। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन इन टाइम T1 एंड देन टर्न बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। बस, क्या आपको ये ग्राफ पूरा समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हो अभी। हाँ, और इसमें आपको एक बात समझना है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है, मतलब देखो, अगर आप बेसिकली वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपको एरिया जो होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है वही होता है। तो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलना चाहिए आपको मिलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो उसका जो एरिया होता है उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब क्या है, देखो ये ग्राफ है, यहाँ पर अपना वेलोसिटी है, यहाँ पर अपना टाइम t है, तो इसका ये जो एरिया है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, अप टू टाइम t। समझ में आ रहा है पीपल? तो इसका बहुत आसान है, इसका लेंथ अपना क्या है, u है, ब्रेथ अपना t है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपको आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज u इंटू टाइम t, ut आपका आंसर आ रहा है। तो वही है, ut आपको आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आ गया? ठीक है पीपल, बट आपको एक बात समझना है कि अगर समझो ऐसा कुछ तो ग्राफ मिला, क्या है ग्राफ? ऐसा कुछ तो ग्राफ मिला, देखो, हाँ जी, ऐसा कुछ तो ग्राफ मिला, तो आपको अभी ये वाला जो एरिया, ये अपना समझो ये v है, ये अपना t है, तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका एरिया A1 है, रुको, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी, इसको, ये थोड़ा अपना एरिया A1 है और ये आपका एरिया A2 है। तो आपको एक बात समझना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा A1 माइनस A2, क्योंकि ये नेगेटिव में चला चुका है, A1 माइनस A2। बट आपका जो डिस्टेंस है वो आपका होगा A1 प्लस A2। उसको थोड़ी फर्क पड़ता है डायरेक्शन से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये आपको चीज ध्यान रखना है, क्या आपको ये ध्यान में आ जाएगा? ठीक है पीपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलेगा, ये हम लोगों को पता है। अच्छा, अभी काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्या इक्वेशन है जल्दी लिख लेते हैं। दैट इज हम लोग को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस टी, हम लोग को मालूम है। फिर हम लोग को पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हम लोग को मालूम है ना। और फिर हम लोग को मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हम लोग को मालूम है। जहां पर अपना v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होता है, t अपना टाइम होता है, s यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है? यस सर, क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हम लोग ना जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलस से कैसे कर लेंगे, सिंपल सी बात है, मैं जल्दी इसको सॉल्व करूंगा तो आपको
आपको पकड़ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी यूज करेंगे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी यूज करेंगे। dt को इस तरफ लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, a dt मिल जाएगा विच इज इक्वल टू dv मिल रहा है, विच इज इक्वल टू dv मिल रहा है ना। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, और लिमिट्स क्या हो जाएगा मेरा, मैं मान के चल रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा v था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और 0 से लेके t तक टाइम ये मुझे मिल चुका है। a मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कर रहा हूं, तो a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t माइनस 0 t हो जाएगा, तो ये यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर at मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v, और v लिमिट्स डाल दो, v माइनस यू, यहां पर मुझे v माइनस यू मुझे मिल चुका है, तो इसका आंसर आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस टी। तो देखो कैलकुलस से यहां पर मैंने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन यहां पर मिल गया। सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन करूंगा v इज इक्वल टू dx बाई dt से, v इज इक्वल टू dx बाई dt से, अगेन ये क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन लगा दो, v के बदले में मैं यहां पर ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at इंटू डी टी, यू प्लस एटी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट में मान रहा हूं 0 से लेके s हो चुका है, और यहां पर 0 से लेके t हो चुका है, 0 से लेके t टाइम तक हो चुका है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ut हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ut हो जाएगा, और इसका हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2, at स्क्वायर बाई हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक चीज यूज कर सकते हो, आपको पता है a इज इक्वल टू डीवी बाई dt पता है, ये सर पता है, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड मार रहा हूं, हाँ सर मार दिया, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt क्या होता है, v होता है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई dx, v इंटू डीवी बाई dx, बात खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू dx को इस तरफ लेके जाओ, और ये हो जाएगा v dv हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा मेरा u से लेके v इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको ये करना है 0 से लेके s तक, इसको आप जब ये सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां पर आंसर मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एक सवाल था, उसके लिए मैंने जल्दी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अभी हम लोग साइन कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशंस में फ्री फॉल की बात कर रहा हूं, फ्री फॉल में। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, या आप वर्टिकल वाई डायरेक्शन में आप कुछ ना करना चाहते हो, तो अगर आपका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन आपका ऊपर है, तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लोगे, बट अगर समझो आपका इनिशियल पोजीशन x इनिशियल इधर है, आपका फाइनल पोजीशन इधर है, फाइनल नीचे, और ये ऐसा है, तो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लोगे, बात खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट का केस अपना काम हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट अपना हो चुका है। बट अगर वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी अगर ऊपर है देन इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी अगर नीचे है देन अगर हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। a का वैल्यू हमेशा हम लोग माइनस जी लेंगे, बस साइन कन्वेंशन आपको इतना ही ध्यान रखना था, और बाकी का आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ चुकी, आगे बढ़ लो। तो अभी ये वाला एक सवाल है, हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे आप बढ़ोगे तो हम लोग को बस गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स और स्टॉपिंग डिस्टेंस करना है, एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and from the top of a multi-story building. Okay, the height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. Basically उन्होंने बिल्डिंग का हाइट दी थी, उन्होंने क्या बोला, the height of the point from where the ball is thrown, तो बिल्डिंग के ऊपर से फेंका हमको मालूम है, और उन्होंने बोला कि height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground, तो बेसिकली बिल्डिंग का हाइट गिवन है। How high will the ball rise? भाई बहुत चिंदी सवाल है। देखो सवाल ऐसा है कि ये अपना बिल्डिंग है, और ये ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड है, और ये हम लोग को बोला गया है कि ये अपना 25 मीटर है, और यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल को उन्होंने क्या किया है, एक वेलोसिटी गिवन है अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी गिवन है। तो ये कैसे ट्रेजेक्टरी दिखाएगा, ये ऐसे कुछ ट्रेजेक्टरी दिखाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा, हाँ सर दिखाएगा। उन्होंने बोला कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, बेसिकली हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को ये मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, ये हम लोग को ये मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, ये ढूंढना है मैक्सिमम हाइट। तो ये बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे मुझे बस ये वाला हाइट ढूंढना है, ये वाला हाइट ढूंढना है, ये वाले हाइट को अगर मैंने ढूंढ लिया, और ये हाइट मुझे पहले से पता 25 मीटर, ऐड कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, बात खत्म। तो अगर आप ध्यान दोगे
मुझे बस ये वाला डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट में जब बॉल पहुंच जाएगा तो इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि जब भी चीज का ऊपर फेंकते हो एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। अगर मैंने इसका फायदा उठाया तो मुझे यहां पर क्या ढूंढना है, मुझे सबसे पहले हाइट ढूंढना है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। देखो मैं यहां पर यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करूंगा। देखो अभी वेलोसिटी ये तो जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ v स्क्वायर। अच्छा u का वैल्यू में क्या लूंगा, +20 के -20, +20 क्योंकि अपर डायरेक्शन है, तो यहां पर हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 बट -400 क्योंकि यहां पर फॉर्मूला में माइनस है, विच इज इक्वल टू -2gs ऐसा हो गया। ठीक है, जी का वैल्यू मैंने माइनस ले लिया है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, यहां पर यह आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 डाल दिया मैंने, यहां पर एस आ रहा है, तो ये 20 को और 400 को मैंने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 20। तो यहां पर मुझे एस का वैल्यू आ रहा है 20 मीटर, यहां पर एस का वैल्यू आ रहा है 20 मीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये मुझे पता चल गया, ये मेरा 20 मीटर है। तो अगर ये 20 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 20 + 25, ये हो जाएगा मेरा 45 मीटर। क्या आपको बात समझ में आ गया? यस सर, हमको बात समझ में आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? अरे यार देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला है, ये पूरे ट्रेजेक्टरी करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा। तो हम लोग ना ये डिस्प्लेसमेंट वाला चीज हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, ये वाला टाइम ढूंढो, फिर ये वाला टाइम ढूंढो, इतना टाइम वेस्ट करते हैं यार। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि देखो ये मेरा एक्स इनिशियल है, ये मेरा एक्स फाइनल है, मुझे तो बस ये वाला डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। ये तुम कुछ भी करो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला टाइम ढूंढ, अगर तुम ये डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम ढूंढ लोगे तो पूरा टाइम मिल जाएगा तुम लोग को। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो सिंपल सी बात है, मैं ये वाला यूज करूंगा। कौन सा वाला यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करूंगा। तो यहां पर मुझे s पता है, देखो s मुझे पता है ना, ये 25 मीटर मुझे पता है, और यहां पर इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, तो यहां पर मैं s का वैल्यू क्या लूंगा, s का वैल्यू -25 लूंगा, -25, ये हो जाएगा -25। इनिशियल वेलोसिटी 20 ऊपर है तो +20, तो ये हो जाएगा 20t प्लस, अच्छा यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि a का वैल्यू -g डाल रहा हूं, तो -10 हो जाएगा, तो ये 2 है तो डिवाइड मार दो तो 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या, इसको सब कुछ इधर लेके आए हो जाएगा 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड मार दो, t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। बस बात खत्म। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहां पर आपको आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, आपको आंसर आ जाना चाहिए, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और इक्वेशन आता है दैट इज t इज इक्वल टू -1 आता है, बट t इज इक्वल टू -1 तो पॉसिबल है नहीं, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स आपका सही आंसर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल बेसिकली क्या है कि आपने क्या कर दिया है, अगर आपने एक बॉल ले लिया, यहां पर बॉल ले लिया है और बॉल ले लिया, टाइम t इक्वल टू 0 में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बस ड्रॉप कर दिया, ये बस ड्रॉप कर दिया आपने कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, आपने ऐसा बस पकड़ा था और ड्रॉप कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसमें करोगे तो सारे इक्वेशंस में अगर u का वैल्यू 0 डालोगे तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80 में अगर u 0 हो गया तो आपको क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू 80 मिल रहा है, या v इज इक्वल टू -gt मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरे इसमें क्या मिल रहा है, s इज इक्वल टू u मेरा 0 है, यहां पर मिल रहा है -12gt स्क्वायर मिल रहा है, -12gt स्क्वायर यहां पर मिल रहा है। और तीसरे वाले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs यहां पर मिल रहा है। तो ये 3 इक्वेशंस हमको मिल रहा है, और ये तीनों इक्वेशंस के ग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफ क्या है, देखो ये बेसिकली वही है, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन्होंने g का वैल्यू भी डाल दिया, तो ये सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है, a का वैल्यू हमेशा मेरा कांस्टेंट है, a का वैल्यू हमेशा मेरा कांस्टेंट आएगा, हमेशा 9.8 -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आप कोई भी टाइम देख लो, हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा हर बार, हमेशा बॉडी पे g उतना ही लगता है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने a का वैल्यू माइनस लिया, उसके लिए नेगेटिव एक्सिस पे चला गया, और ये आपका ग्राफ है। क्या आपको समझ में आया, कांस्टेंट ग्राफ। इसमें देखो ये क्या है आपका, ये आपका ग्राफ है v इज इक्वल टू -gt का ग्राफ है, v इज इक्वल टू -gt। अगर आप ध्यान दोगे ये y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ है, जहां पर स्लोप माइनस है, -g, m इज इक्वल टू -g आ रहा है, उसके लिए आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इतना हम लोग को मालूम है कि यहां पर आपको जो tan थीटा है, जो आपको tan थीटा या स्लोप है
वो आपको माइनस जी आ रहा है, माइनस जी आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका v इज इक्वल टू माइनस जी टी का स्लोप है आपको। और ये क्या है, ये क्या है, ये हम लोग देखो, ये हम लोग ध्यान दो, ये बेसिकली आपका y दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस और टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस और टाइम का ग्राफ है। अगर आप इधर ध्यान दोगे, ये अपना पैराबोला क्यों आ रहा है, पैराबोला इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसमें ये वाला इक्वेशन यूज किया। कौन सा इक्वेशन जो इन्होंने इधर सॉल्व करके रखा है, देखो ये वाला इक्वेशन दैट इज -4.9 टी स्क्वायर वाला इक्वेशन। ये तो आपका पैराबोला आना चाहिए, ये आपका पैराबोला आएगा, पैराबोला आएगा दैट इज s इज इक्वल टू, देखो ये वाला इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, उसके लिए यहां पर पैराबोला आ गया। पैराबोला क्यों आया, क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। हम लोग को इतना बात समझ में आ गया है ना पीपल। यस, अभी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर समझते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर समझते हैं, फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस एक पार्ट है और फिर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, देखो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर समझते हैं। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोल रहा है कि देखो, अगर एक बॉल है और वो टाइम t इज इक्वल टू 0 में, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। और गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स तभी हम लोग कर सकते हैं जब भी आपका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, इस केस में g आ रहा है और आपको रेस्ट से फेंकना चाहिए। ठीक है, यही केस में आपका वैलिड है। तो वो क्या बोल रहा है कि देखो टाइम t इज इक्वल टू 1 में, टाइम t इज इक्वल टू 1 में यहां पर पहुंच जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 में यहां पर पहुंच जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 में यहां पर पहुंच जाएगा, हाँ जी, टाइम t इज इक्वल टू 3 में यहां पर पहुंच जाएगा, हाँ जी पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ध्यान दोगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिंपल सी बात है, s इज इक्वल टू माइनस हाफ दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या हो जाएगा -1/2 gt स्क्वायर। तो उसमें कितना आ रहा है मुझे, -5t स्क्वायर आ रहा है मुझे नॉर्मल इक्वेशन। तो -5t स्क्वायर में t का वैल्यू 1 डाल दो तो मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पर -5 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया -5। मुझे अभी ये वाला डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो t इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो t इज इक्वल टू 2 जब डालूंगा तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे 4 आ रहा है, t स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 5 इंटू 4 20 दैट इज ये हो जाएगा s इज इक्वल टू -20 आ रहा है, s इज इक्वल टू -20 आ रहा है। और अगर मैं एक और निकाल दूं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, t इज इक्वल टू 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर 9 हो रहा है, 9 इंटू 5 45, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू -45 आ रहा है। ठीक है, अभी आप बोलोगे इसमें क्या पैटर्न है, पैटर्न इसमें आता है, मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5 है, ठीक है ढूंढ लिया। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला कैसे करूंगा मैं, ये माइनस ये कर लूं, ये माइनस ये वाला मुझे पता है 20 है, ये वाला पता है मुझे 5 है, माइनस कर दूंगा कितना आ रहा है, ये मुझे आ रहा है 15। अभी फिर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कितना है 45, ये डिस्टेंस कितना है मेरा 20 है, 45 में से 20 निकाल दो तो कितना आ रहा है मुझे 5 15 और 45 में से कितना निकालना है मुझे, 45 में से 20 निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा 35 25, ये हो जाएगा 25, बात खत्म। तो अगर आप इसमें पैटर्न देख पा रहे हो 5:15:25 कितना हो रहा है, ये 1:3:5 और नंबर से तो चल रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड सेकंड के लिए आपका और नंबर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढना है, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, और ये रेशियो आप यूज कर सकते हो, क्या आपको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पर समझ में आ गया है? यस सर, हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत चिंदी चीज है, आपको एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है कि क्या है वो, किधर लिखा है यार वो, और रुको, हाँ देखो, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब आप कुछ तो एक इनिशियल वेलोसिटी में जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको जल्दी से कुछ तो डेंजर दिखा, आपने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारते ही कितना आगे घिसक रहा है स्टॉप होने से पहले, वो होता है मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वो कैसे करूंगा, देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पर मेरे पास गाड़ी है, यहाँ पर मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी है, कुछ तो अपना यू इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था और आपने थोड़े टाइम बाद आपको कुछ तो डेंजर मिला, उसके लिए आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव देना शुरू कर दिया, आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव देना शुरू कर दिया आपने, है ना, ये डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके लिए आपका नेगेटिव हो रहा है ना, और ये आप इधर जाके आप रुक गए, तो मुझे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। आपका समझो ये टाइम t लगा होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है इसमें, आपका फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना, यही हम लोग निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, तो v स्क्वायर तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2as। तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू आ रहा है u स्क्वायर बाई 2a,
2a, ये हो गया मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। और यही चीज आप रिएक्शन टाइम में भी यूज कर सकते हो। ये आपका रिएक्शन टाइम का भी आपका हो चुका है, ठीक है, रिएक्शन टाइम का भी आपका हो चुका है। और ये आपका सारा समरी है, ये आपका सारा समरी है। आप समरी एक बार जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। एंड ये हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, मोशन के बारे में पढ़ा है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने किया है। फिर आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका फिर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है एग्जैक्टली हम लोगों ने उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों ने पूरा फील लेके पढ़ा था, है कि पूरा फील लेके हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। फिर हम लोगों ने एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या डिस्प्लेसमेंट देता है। फिर हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं, आपका एक्सेलरेटेड मोशंस के हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे, है ना। और फिर आपके पॉइंट्स टू पॉइंटर है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स टू पॉइंटर है और आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और ये थोड़े बहुत आपके क्वेश्चंस हैं, बट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हम लोग ने यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग ने बहुत ही अच्छे से वन शॉट में कवर कर लिया है। करीब 1 hour 30 minutes के अंदर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आई होप सो यू हैव लाइक द लेक्चर। आपको पढ़ाने के लिए बहुत मजा आता है मेरे को, और होप सो हम आपसे लाइव लेक्चर्स में बहुत जल्दी मिलेंगे। बट उसके लिए आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और आपको मेरे से क्या क्या पढ़ना है आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड टिल देन वी विल मीट वेरी 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 सुन, ठीक है पीपल। तो टिल देन दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। प्लीज सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स, ठीक है। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सायोनारा, ठीक है, बाय बाय।